बच्चों, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं सीबीएसई बोर्ड के 2023 में पूछे गए कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, उसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब उसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। अब जरा ऐसे में समझा जाए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या है, वहाँ का मीडियम बदल जाता है। हम क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, उसे हम K मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट की साइज़ है वो मतलब उसका एरिया A है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। अब हमने उस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है। फिगर कैसे बनेगी देखें। जैसे सपोज मेरे पास ये मेरे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन है D, प्लेट्स का एरिया है A, और अब मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है। मान लेते हैं कुछ ऐसे। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्वेश्चन में T बताई गई है। मुझसे कहा गया अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए एक एक्सप्रेशन मुझे डिराइव करना है। यही हमारा क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी गई है, स्लैब की थिकनेस T बताई गई है। जरा सोचने की कोशिश करें, अगर हम किसी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हैं तो इससे कैपेसिटर के बीच में यहाँ का मीडियम अलग और यहाँ का मीडियम अलग हो जाता है। यहाँ तो एयर है पर यहाँ वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। अब क्योंकि दो अलग अलग मीडियम हैं तो इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक तरीका बनाते हैं ऐसा कि हम अपनी तरफ से इस एक कैपेसिटर को दो डिफरेंट कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिनमें एक कैपेसिटर के अंदर एयर हो और दूसरे कैपेसिटर के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक हो। मतलब हमारे लिए ये दो कैपेसिटर्स, ये एक कैपेसिटर अब दो कैपेसिटर का काम करेगा। यानी मैंने अपनी तरफ से इसको चेंज करके इस फिगर को एक नए तरीके से बनाने की कोशिश करी। मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर अलग कर लिया, दूसरा कैपेसिटर अलग कर लिया, जिसमें इस कैपेसिटर के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक आ गया और दूसरे कैपेसिटर के अंदर एयर आ गई। मतलब आप समझें, हमने अपने एक कैपेसिटर को दो डिफरेंट कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लिया, क्योंकि यहां भी एक्चुअली देखा जाए तो मीडियम में चेंज है, यहां डाइलेक्ट्रिक रखा है, यहां एयर है। तो क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट मीडियम्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने भी ऐसा कर लिया कि दो डिफरेंट कैपेसिटर्स अज्यूम किए, जिसमें एक में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और दूसरे में एयर है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है T और इसकी थिकनेस हो गई D-T। हाँ, लेकिन दोनों में प्लेट एरिया A ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C थी, इसकी C1 है और इसकी C2 है, तो आप देख सकते हैं C1 और C2 एक दूसरे के साथ सीरीज में है। क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए अब मैं C की वैल्यू कह सकता हूं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। जब दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जहां C1 और C2 के बारे में सोचें, किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A ओवर D, जहां एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यहां K मीडियम का डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो जिसको हम C1 कह रहे हैं वो होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी वहां उसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है जो इस केस में टी है। और C2 के केस में देखें तो मीडियम एयर है, इसलिए सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। ये C1 और C2 चाहे तो इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं, मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। तो इसके हिसाब से 1/c इज इक्वल टू 1/c1। 1/c1 की वैल्यू हो जाएगी t डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट a प्लस 1/c2 का मतलब हो जाएगा d माइनस टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a। अगर मैं यहां पर दोनों का एलसीएम लूं या दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूं तो 1/c की वैल्यू में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ गया, अंदर आ गया t/k प्लस d माइनस टी। और ध्यान दें ये वैल्यू 1/c की है जिसमें ये पूरा ब्रैकेट न्यूमरेटर में है और एप्सिलॉन नॉट a डिनोमिनेटर में है। अब जब मैं c निकालूंगा तो ये एक्सप्रेशन उल्टे होंगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। और ऐसा करने से मुझे जो c की वैल्यू मिलेगी वो देखें, जो डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट a है ये आ गया न्यूमरेटर में, और जो पूरा ये न्यूमरेटर था ये पहुंच गया डिनोमिनेटर में, t/k प्लस d माइनस टी। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मुझसे कहा गया कि एक ऐसा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी दो प्लेट्स के बीच में भले ही सेपरेशन d है पर हम उसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाह रहे थे जिसकी थिकनेस t हो। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं और वो भी पार्शियली इंसर्ट कर रहा हूं, या ऐसा भी नहीं कि मैं पूरे कैपेसिटर के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक लगा रहा हूं, पार्शियली एंटर कर रहा हूं इसे, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद होता है और कुछ पार्ट में एयर होती है। तो मैंने इन दो अलग अलग मीडियम्स के अनुसार दो कैपेसिटर तैयार कर लिए। क्योंकि वो दोनों की एक प्लेट कॉमन आपस में होगी इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में माने जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं ये है। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, C1 और C2 की वैल्यूज यहां पुट की गई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और आंसर रेडी है। तो ये था सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया एक क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। और अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 का ही है। इसमें इन्होंने ये कहा कि एक कैपेसिटर था जिसको हमने V0 वोल्ट पे चार्ज किया, इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उस कैपेसिटर C1 को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। अभी स्विच ऑफ है। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करने से पहले एनर्जी और ऑन करने के बाद एनर्जी का रेशियो कितना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं तो ड्यूरिंग दिस चार्जिंग प्रोसेस काफ़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। इसका मतलब चार्जिंग से पहले और चार्जिंग के बाद एनर्जी में फ़र्क होता है। उसी रेशियो को जानने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले ये समझें कि हमने चार्जिंग से पहले क्या सिचुएशन थी। चार्जिंग से पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, इसके पास एनर्जी थी। गौर करें, C1 कैपेसिटर को हमने V0 वोल्ट से चार्ज किया है। तो बिफोर स्विच ऑन मतलब स्विच को कनेक्ट करने से पहले, बिफोर वाली प्रोसेस में कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी, अगर हम उसे U1 मान लें तो दैट वाज इक्वल टू हाफ C1 V0 स्क्वायर। एक्चुअली एक ही कैपेसिटर चार्ज किया गया, दूसरा तो ध्यान से देखें अनचार्ज्ड है। एक कैपेसिटर यहां पे चार्ज्ड है, एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। तो अनचार्ज्ड के पास तो एनर्जी होगी नहीं और चार्ज्ड कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो सब हम जानते हैं। अगर हम V वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला है। यहाँ उन्होंने V की जगह V0 लिखा है तो हमने उसकी जगह V0 लिख दिया। तो जब स्विच ऑन नहीं था तब तो ये सिचुएशन थी। अब स्विच ऑन कर दिया गया।
स्विच जैसे ही ऑन होगा सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। जरा ध्यान दें, अब मैंने स्विच ऑन किया है, अगर ये स्विच ऑन हो गया यानी ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, यहां अगर हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है, इन दैट केस अब ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए। जब दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे तो इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस मैच करेंगे, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां की दोनों प्लेट्स के बीच है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए जाहिर सी बात है इसे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज से ही पोटेंशियल क्रिएट होता है। हमारे इस कैपेसिटर को तुमने V0 वोल्ट से चार्ज किया था, तो इसका मतलब इनिशियली इसके पास जो चार्ज अवेलेबल था C1 V0 माइनस में C1 V0। हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होता है Q दैट इज इक्वल टू CV। तो C1 इंटू V0 प्लस में एक प्लेट पे और C1 इंटू V0 माइनस में ये दूसरे प्लेट पे चार्ज रहे होंगे, पर क्योंकि अब इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया गया है इसलिए इसमें से कुछ चार्ज यहां और इसमें से कुछ चार्ज यहां ट्रांसफर होगा। लेट अस अज्यूम दैट द ट्रांसफर्ड चार्ज इज स्मॉल q। हम मान लेते हैं कि इसमें से q चार्ज कम हो गया और वो q चार्ज कम होकर के इसके पास आ गया। यही बात इस नेगेटिव साइन पे भी लागू हुई, इसमें से q चार्ज कम होकर के वो इसमें आ गया, पर चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? चार्ज उतना ही ट्रांसफर होगा जितने चार्ज के ट्रांसफर से इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैच हो सके। चार्ज के ट्रांसफर होने का कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से दोनों अब आपस में मैच कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के मामले में, तो चलो इनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल किया जाए। कैपेसिटर की दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। तो अब हमने स्विच ऑन कर दिया है, तो अब मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं आफ्टर स्विच ऑन। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C2 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस C1 V0 माइनस Q अपॉन C1। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में मैच कराया। यहां से मैं Q की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा Q C1 इक्वल टू C1 C2 V0 माइनस C2 Q। अगर मैं सबको एक साइड में कर लूं तो Q की वैल्यू आ गई C1 C2 बाई C1 प्लस C2 टाइम्स V0। इतना चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया है। अब चार्ज जब मेरे पास कैलकुलेट होके आ गया तो जरा सोचें, अब आफ्टर दिस प्रोसेस एनर्जी कितनी होगी? U2। अब की बार दोनों कैपेसिटर्स के पास एनर्जी है, तो पहले इसकी एनर्जी देखें। अगर मुझे चार्ज पता है और मुझे कैपेसिटेंस पता है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ Q²/C। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ Q²/C2 प्लस उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ, उस पे चार्ज कितना है C1 V0 माइनस Q²/C1। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। सबसे पहले जो Q हमने निकाला था उसकी वैल्यू यहां पुट करें, तो ये कुछ मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, U2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ Q का स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर में C2 है। जब मैं Q का स्क्वायर करके उसे C2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा C1 स्क्वायर C2 V0 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। देखें जरा, अब इसी तरह Q की वैल्यू यहां पे भी रखी जाए तो हाफ C1 को चाहे तो यहीं डिनोमिनेटर में लिख लें, यहां आ जाएगा C1 V0 माइनस Q इज C1 C2 V0 बाई C1 प्लस C2। ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जरा। दिस इज हाफ
C1 स्क्वायर C2 V0 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर प्लस, इसमें से आप ध्यान दें C1 V0, यहां भी C1 V0 है, इसे कॉमन निकाला जा सकता है। तो C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई 2C1, ये ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस C2 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, यानी हाफ C1 स्क्वायर C2 V0 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई C1, हाफ मैं यहां भी लिख देता हूं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा C1 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट एलसीएम लेकर के कुछ ऐसा आएगा। इनमें से जितना कुछ कॉमन लिया जा सकता है उसे अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान दें C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, जो कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो अब मेरे पास यहां अंदर बचता है C2 प्लस यहां बचेगा आई थिंक C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो मेरे पास C2 प्लस C1 यहां बचता है। यहां से सिर्फ एक C2 बचता है, यहां से एक C1 बचेगा, ये वाला C1 यहां से कैंसिल हो चुका है, इसकी वजह से यहां का ब्रैकेट कैंसिल होगा, एंड फाइनली मेरे पास वैल्यू आएगी हाफ C1 V0 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। ध्यान दें आफ्टर स्विच ऑन मेरे पास एनर्जी ये है, एंड बिफोर स्विच्ड ऑन, जब मैंने इसको स्विच को ऑन नहीं किया हुआ था उस समय की एनर्जी जरा ध्यान से देखें, हमने यहां कहीं ब्रैकेट बना करके ये एनर्जी निकाली थी। तो शुरुआत में एनर्जी इतनी थी हाफ C1 V0 स्क्वायर, और बाद की एनर्जी हाफ C1 V0 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 है। मुझे दोनों एनर्जीज का रेशियो निकालना था, वो रेशियो अब मैं लिख रहा हूं, जरा देखें। U1 बाई U2 इक्वल टू हाफ C1 V0 स्क्वायर बाई हाफ C1 V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आई थिंक तुम देख पा रहे होगे बेटा, हाफ C1 V0 स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी चार्जिंग करने से पहले और चार्जिंग करने के बाद जो एनर्जीज का रेशियो है वो C1 प्लस C2 इज टू 1 है। इसका मतलब चार्जिंग करने से पहले हमारे पास अलग एनर्जी थी, चार्जिंग करने के बाद हमारे पास अलग एनर्जी, और इस एनर्जी का रेशियो इतना आ रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गई होगी ये सारी कैलकुलेशंस। अगली क्लास में हम इसी तरह CBSE बोर्ड में पूछे गए कुछ और सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।